हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर देख ही रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैट और ये कैपेसिटर दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है कैपेसिटर का है। तो अब हम ये नहीं देखेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। चैप्टर वाइज तो हम पहले देख ही रहे थे, और जे एडवांस में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसको हम एक एक करके डील करते हैं। फॉर्म चार्ज टू यूनिफॉर्म चार्ज लार्ज प्लेन सीट S1 एंड S2। अब ध्यान से देखिए, इसका एरिया आपको S1 दे दिया हुआ, इसका एरिया आपको S2 दे दिया हुआ है। आप ऐसा समझिए कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला ये प्रॉब्लम है। आप ऐसा समझिए, क्योंकि ये 3D पिक्चर है। ये पैरेलल प्लेट, बीच का गैप आपको क्या दे दिया हुआ है, D दे दिया हुआ है। और एक का एरिया, इस वाले प्लेट का एरिया S1 है और इसका S2 है, और दोनों यूनिफॉर्म है, और दोनों का चार्ज डेंसिटी दे दिया हुआ है। चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज डेंसिटी दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। एक का दिया हुआ है सिग्मा 1, यानी इस पे समझिए कि सिग्मा 1, और ये आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस D। दोनों के बीच का गैप क्या है, D है। अब क्या करते हैं, एक चार्ज लेते हैं। ए चार्ज इज मूव्ड along a line of length A where A is greater than D, which makes the angle 45 with the normal of S1। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल है, क्योंकि ये आपको जेई में 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसका कंसेप्ट पे हम एक एक करके देखेंगे। क्या है, सिंपल सा बात है, टू यूनिफॉर्म चार्ज है, प्लेन सीट है, इतना आपको कह रहा है। टू यूनिफॉर्म चार्ज प्लेन सीट, एक S1 है और एक S2 है। तो और आपसे क्या कह रहा है कि चार्ज डेंसिटी दोनों का अलग अलग है। एक का सिग्मा 1 दे दिया हुआ है, एक का सिग्मा 2 दे दिया हुआ है। और एक चीज और मेंशन किया कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बड़ा है, यानी सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस D पैरेलल टू ईच अदर। इस दोनों के बीच का गैप को क्या दिया हुआ है, D दे दिया। और एक हम चार्ज लेते हैं जिसका वैल्यू आपका क्या है, Q नोट। ए चार्ज is moved a charge Q naught is moved along a line of length A where A is greater than D, यानी कि इसके बीच में A से बड़ा हो। तो ये इस लाइन पे है, और ये लाइन जो है इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। और A का जो वैल्यू है, A इज ग्रेटर देन D, यानी A जो है D से बड़ा है। इस लेंथ पे एक चार्ज हुए, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ए चार्ज इज मूव्ड अलोंग द लाइन, और लाइन लेंथ विच इज A इज ग्रेटर देन, उसका लेंथ क्या है, A है, और A जो है D से, यानी बीच का गैप से बड़ा है। और वो 45 डिग्री के एंगल बना रहा है। किससे बना रहा है 45 डिग्री का एंगल, S1 से। तो आप बताइए कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और कमाल की बात यह है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2, यानी कि चार्ज डेंसिटी अलग अलग है। और अगर चार्ज डेंसिटी अलग अलग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके बीच में होगा, तो एक के वजह से आगे चार्ज डेंसिटी होगा, ये हो जाएगा सिग्मा 1 के वजह से, तो इधर हो जाएगा E1, और इसके वजह से क्या हो जाएगा, E2। तो ध्यान से देखिए, आगे सिग्मा 1, फिर पीछे। तो ध्यान से देखिए, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है और इसके वजह से पीछे। जबकि आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि सिग्मा 1 ज्यादा डोमिनेट करेगा। तो सिंपल सा बात है कि दोनों के बीच में एक चार्ज लिए जो कि मूव कर रहा है, और मूव जो है इसके साथ जो है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। किसके साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसके साथ, S1 के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। और इसका लेंथ है A, जो कि D से बड़ा है। और आपको क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए। तो वर्क डन के लिए तो सिंपल सा हम यूज करते हैं Q डेल्टा V। चार्ज है, बीच का हमको क्या चाहिए, डेल्टा V, यानी कि PD, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस।
तो अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझते हैं, S2 है। अब इस पे जो चार्ज है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और ये आपका चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। अब बीच का गैप क्या दे दिया हुआ है आपको, सिंपल सा बात है, इस दोनों के बीच का गैप T दिया हुआ है। एक चार्ज लिए जिसका वैल्यू Q0 है और जो कि इससे, इस प्लेन से, ये आपको पहले दे दिया है कि ये यूनिफॉर्म चार्ज है और इससे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी कि इस लाइन पे ये मूव कर रहा है, इट्स मूव एंड मेक्स द 45 डिग्री विथ दिस यूनिफॉर्म लार्ज सीट। ये आप समझिए कि ये सीट है, दिस इज यूनिफॉर्म लार्ज सीट। ये सीट S1 है और ये भी आपका यूनिफॉर्म चार्ज सीट ही है। एक का चार्ज डेंसिटी ये आपको दे दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और इसका चार्ज डेंसिटी आपको दे दिया हुआ है सिग्मा 2। और आपको बोला है, आप ध्यान से देखिए, इसके बीच में अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये चाहेगा कि ये चार्ज आगे मूव करे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चाहेगा, इसके वजह से अपोजिट सेंस में होगा तो ये चाहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। अब ध्यान से देखिए, डोमिनेट कौन करेगा, क्योंकि ये सीट है। अब सीट के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, एक सीट और वो भी यूनिफॉर्म चार्ज सीट, इसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ध्यान से देखिए S1, तो इसमें सिंपल सा बात है, एक सीट जो कि आपको दे दिया हुआ है यूनिफॉर्मली चार्ज सीट है, सीट के वजह से उसके एक साइड पे, अब ध्यान से देखिए ये आपको है और ये अगर कैपेसिटर है तो सिंपल सा बात है ये कंडक्टिंग होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये कंडक्टिंग वाला कंसेप्ट है। तो ध्यान से देखिए, तो इस पे होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, किसके केस में, और उसके केस में हम बताए थे एक बार, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक साइड पे होता है, दोनों साइड को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम कंडक्टिंग के केस में बताए थे कि जब भी आपको कंडक्टिंग के केस में आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके वजह से ये जो यूनिफॉर्म सीट है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E1 होगा, सीट S1 के वजह से। इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको क्या दे दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी आपको दे दिया हुआ है सिग्मा, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। किसके वजह से, सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके वजह से, इस चार्ज डेंसिटी के वजह से। एक प्लेन सीट है, ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन पूरा का पूरा एकदम आपसे थोड़ा सा कंसेप्चुअली पूछा है कि इस प्लेन सीट के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आइए इसमें हम बात करते हैं। तो इसका भी आपको क्या दे दिया हुआ है, सिग्मा 2 इसका चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। तो इस यूनिफॉर्म चार्ज सीट के वजह से, और याद रखिएगा ये कंडक्टिंग है, याद रखिएगा कंडक्टिंग है, तो हम जब बात करते हैं तो वो क्या आता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका हो जाएगा E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट S2 की वजह से क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए, डोमिनेट कौन करेगा, सिंपल सा बात है कि एक चाहता है कि ये आगे जाए और एक चाह रहा है ये कि पीछे आ जाए। तो डोमिनेट वही करेगा जिसका वैल्यू जाता है। तो डोमिनेट यहां पे करेगा, जैसा कि आपको दिया हुआ है सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। तो डोमिनेट कौन करेगा यहाँ पे, तो ये वाला सीट, पहला वाला सीट, और पहले वाले सीट से ये चार्ज जो है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। और एक चीज और दे दिया है कि इस जो लाइन पे ये मूव कर रहा है, वो लाइन है, इससे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसके सीट से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम यहाँ पे हम लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड।
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, E1 चाह रहा है आगे जाए तो E1 माइनस E2। क्यों? क्योंकि E1 क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। तो सिंपल सा बात है, एक दूसरे का डायरेक्शन आपको अपोजिट दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को क्या करेगा, सिंपल सा बात है, एक दूसरे को घटाने का कोशिश, ये चाह रहा है आगे जाए, ये चाह रहा है पीछे, तो दोनों के बीच का एंगल आप अगर देखिएगा तो 180 डिग्री बन रहा है। और जब 180 डिग्री दो वेक्टर में बने तो सिंपली आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर लें, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू यूनिफॉर्म शीट, इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, नेट ई फील्ड E1 माइनस E2। E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम बताए थे कंडक्टिंग के केस में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। और दिया हुआ है कि सिग्मा 1 क्या है, डोमिनेट कर रहा है, तो ये आपका आ जाएगा क्या, ये आपका आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो ये अभी आया क्या, ई फील्ड का वैल्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस दोनों के बीच ये पैरेलल यूनिफॉर्म शीट जो है, इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है आपका, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां से निकाल लिए। और हमको क्या निकालना है, वर्क डन। अब एक चार्ज है जिसका वैल्यू आपको क्यू नोट दिया हुआ है और ये मूव कर रहा है, दिस इज मूविंग बिटवीन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बट विच इज मेक्स द एंगल 45 डिग्री विथ S1। S1 से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। तो जब भी हमको क्या निकालना है, वर्क डन, तो वर्क डन के लिए हम क्या यूज करते हैं, Q डेल्टा V, दोनों के बीच में डेल्टा V का वैल्यू आपका आ गया। अब ध्यान से देखिए कि इससे एंगल क्या बना रहा है, डोमिनेट इस दोनों में कौन किया, E1 डोमिनेट किया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ध्यान से देखिए, इधर नेगेटिव टर्मिनल, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, तो इधर से आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू यूनिफॉर्म लार्ज शीट, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा वही जो डोमिनेट करेगा, E1 डोमिनेट किया तो इधर हुआ। अब ध्यान से देखिए, एक चार्ज है जो कि मूव कर रहा है इसके बीच में, और आपको एक चीज और दिया हुआ कि A जो है D से बड़ा है और उस लाइन पे ये मूव कर रहा है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, क्योंकि इसके साथ ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, अगर इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो सिंपल सा बात है, A cos 45 हो जाएगा। तो वर्कडन के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्कडन F.S फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये फोर्स लगा रहा है। तो एक तो आप ये यूज करते हैं जब आपके पास ये पोटेंशियल डिफरेंस रहे, तो यहाँ तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो क्या करें, जब इलेक्ट्रिक फील्ड रहे, जब पोटेंशियल रहे, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे वर्क डन के लिए, और उसमें क्या करेंगे, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, बेसिक सा फॉर्मूला, फोर्स कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये देखेंगे, तो सिंपल सा बात है, डिस्प्लेसमेंट इसके साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। तो हम ये देखेंगे कि उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, cos 45। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, फोर्स का वैल्यू क्या हुआ, फोर्स लग रहा है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इतना फोर्स लग रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर है। तो अब इस पे फोर्स कितना लगा, फोर्स इतना लगा। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ,
ऐसे ए होता अगर इसके साथ ये 45 डिग्री का एंगल नहीं बनाता, और यहां पे क्या बना रहा है cos 45, तो ये आपका आ जाएगा। सो दिस इज द वर्क डन ड्यू टू net electric field on the charge q naught which is lies between this uniform large sheet and which has charge density that is sigma 1 and this part sigma 2, and sigma 1 is greater than sigma 2, so hence the electric field in this direction E1 dominate and the work done which is F dot S, फोर्स कितना लग रहा है तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और cos 45 क्या हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना हुआ cos 45 डिग्री का, तो ये आपका आ जाएगा। तो इसको हम अगर यूज करते हैं तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ a cos 45 का वैल्यू a बाय रूट 2 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया, सिंपल सा बात है, वर्क डन ऑन चार्ज Q नोट, वर्क डन ऑन चार्ज Q नोट which is lies between this uniform large sheet. So this is a गुड एंड कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिला कि एक कंडक्टिंग सीट हो तो उसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपको सीखने को मिला। और क्या क्या इसमें हमको सीखने को मिला, डोमिनेट कौन किया, क्योंकि ये चाह रहा है इधर, ये चाह रहा है इधर, तो दोनों की वजह से डोमिनेट कौन किया, तो इवन, जो कि आपको क्वेश्चन में दे दिया हुआ। और दूसरा सिंपल सा होता है वर्क डन पूछा, तो जब भी क्वेश्चन पूछता है तो दो कंसेप्ट यूज किया जा रहा है, इसमें थोड़ा सा मैकेनिक्स का भी यूज है। वर्क डन क्या आता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स है, और कितना नेट उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो cos 45 यहां से डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो यहां से फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, और आप ऐसा समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट a हुआ और दोनों के बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, ऐसे भी अगर cos 45 नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से ऐसे डिस्प्लेसमेंट a हुआ, और इस दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल, और दोनों के बीच का एंगल क्या दिया हुआ है, cos 45। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से आप समझ जाइए, F डॉट S, तो फोर्स का वैल्यू इनटू मैग्नीट्यूड दैट इज A, और दोनों के बीच का एंगल, तो फोर्स लग रहा है इधर और दोनों के बीच का एंगल क्या है, सिंपल सा बात है, दोनों के बीच का एंगल भी 45 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 45। तो ऐसे भी समझिए या नेट डिस्प्लेसमेंट जैसे भी समझिए, तो F डॉट S, दोनों के बीच का एंगल 45, तो यहाँ से 45 का वैल्यू क्या आ जाएगा, a बाई रूट 2। सो दिस इज वर्क डन ऑन द चार्ज विच इज लाइज बिटवीन दीज टू यूनिट। ऐसा आपको बना के दिया हुआ है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस आपको 2 माइक्रोफेराड दिया हुआ है, और 2 कैपेसिटर से इसको कनेक्ट किया है। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे किस टाइप का कंसेप्ट जानने का कोशिश किया गया, एक 3 माइक्रोफेराड का है और एक 2 माइक्रोफेराड का। एक पे जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100 वोल्ट, और दूसरा पे 180 वोल्ट। अब आइए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन 3 कैपेसिटर। इस कैपेसिटर पे क्या होना चाहिए, फाइनल चार्ज क्या होगा, मतलब इस दूसरे को जब हम सर्किट को, ये इनकम्प्लीट सर्किट को जब हम कंप्लीट करेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, आपको चाहिए क्या, फाइनल चार्ज। फाइनल चार्ज ऑन दिस 3 कैपेसिटर, मतलब सारे पे अब क्या होगा, कैपेसिटर करता क्या है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन, फिर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे दिया हुआ 100 वोल्ट, इसमें आपको दे दिया हुआ है 180 वोल्ट। सो दिस एंड सेकेंड, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी stored in the system, the amount of electrostatic energy stored in the system before and after completion of circuit। अब ध्यान से देखिए, अब सेकंड वाला पॉइंट आपसे क्या पूछा है,
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, जब हम एच सी वर्मा करवा रहे थे तो एच सी वर्मा में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा हम किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पे। तो सेकंड वाले पॉइंट में आपसे वही पूछा है कि बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगा जब हम इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे। पहला चार्ज, दूसरा में आपसे क्या पूछा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जानने से पहले आपको हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमको पता है कि हाफ CV² होता है, तो ये आपका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या है, पहला आप चार्ज बताइए, फिर उस पर वोल्टेज बताइए, वोल्टेज को यूज करके ही हम सेकेंड पॉइंट तक पहुंचेंगे, दैट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी विच इज भी होगा। तो जब ये कनेक्ट नहीं होगा तो इनिशियली इस पे चार्ज होगा, इनिशियली चार्ज। अब इस पे चार्ज होगा तो चार्ज, इस पॉइंट को A ले लेते हैं, इस पॉइंट को B ले लेते हैं। तो चार्ज ऑन इनिशियली, जब ये कनेक्ट नहीं हुआ है तो इनिशियली इस पे चार्ज होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराड। अब जैसा कि आपको पता है Q बराबर क्या होता है, CV। कैपेसिटेंस आपको दी हुआ है 3 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 फैराड इंटू 100, Q बराबर CV। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको 100 दिया हुआ है, तो यहां से आपका आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁴ कूलम्ब का चार्ज इस पे आ गया। एग्जैक्टली हम क्या क्या निकालेंगे, चार्ज, चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर दैट इज B पॉइंट। आप ये कैपेसिटर आपका 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड पे चार्ज क्या होगा, तो जैसा कि पता है Q बराबर क्या होता है, CV। तो Q बराबर CV से यहां से आपका आ जाएगा, कैपेसिटेंस आपको कितना दिया हुआ, 2 माइक्रोफैराड 10⁻⁻6 फैराड, और इसका वोल्टेज आपको क्या दिया हुआ, 180। तो यहां से अगर आप निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 360 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब। तो यहां से आपका आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁴ कूलम्ब। तो ये आपका आ गया था 3 और ये आपका आ गया 3.6, इतना कूलम्ब आपका चार्ज आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे पहुंचेंगे। तो ये इनिशियली इतना है। अब जब ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब इस पे चार्ज Q1 होगा, इस पे चार्ज Q2 होगा, इस पे चार्ज Q3 हो जाएगा। तो अब हमको क्या निकालना है, Q1 Q2 Q3 फिर से, और हमको लास्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालना है। तो Q1 Q2 का वैल्यू निकल जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी निकल जाएगा। एक कैपेसिटर पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता है, हाफ CV²। अब इनिशियली इसके पास ये चार्ज है तो इस पे हम पोटेंशियल भी निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखिए, कैपेसिटर तो आपको दिया हुआ है, चार्ज भी इस पे हम निकाल लेंगे, लास्ट में इस पे हम पोटेंशियल भी निकाल लेंगे। तो आइए वो भी हम निकालते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी तक क्या लेंगे, इनिशियली कितना चार्ज है, सारे पे हम चार्ज एक एक करके ले आए। अब सर्किट को हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। अब हमको इस पे चार्ज निकालना है, यानी फाइनल चार्ज। इनिशियली अब हम निकालते हैं फाइनली, फाइनली अब क्या हो जाएगा, इस पे Q1। अब ध्यान से देखिए, इसका पॉजिटिव प्लेट, इसका नेगेटिव प्लेट। तो इसमें अगर हम देखें तो Q1 इसके पॉजिटिव प्लेट, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड प्लेट, आइसोलेटेड प्लेट। अब यहां से चार्ज, इस पे चार्ज पहले कितना था, तो 3 इंटू 10⁻⁻4 कूलम्ब का चार्ज था, और बी पॉइंट पे कितना चार्ज था, 3.6 इंटू 10⁻⁴ कूलम्ब। अब इतना है। अब ध्यान से देखिए, अब ये चार्ज इस पे आएगा, तो यहां से अगर हम करें तो Q1 प्लस Q2, इसका पॉजिटिव प्लेट है तो यहां भी आपका क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, इसका नेगेटिव प्लेट है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो सिंपल सा बात है, सारा पे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये तो Q1 प्लस Q2 इस दोनों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चार्ज क्रिएट नहीं होता है, कैपेसिटर करता क्या है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 का वैल्यू वही होगा जो पहले चार्ज जितना था उतना। चार्ज तो नहीं बदलेगा ना, चार्ज का सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज टू डिपेंड। तो चार्ज इस पे Q1 था, वही Q1 इस पे ट्रांसफर हो गया। तो टोटल चार्ज पहले कितना था, जो टोटल चार्ज इस पे पॉजिटिव प्लेट से आया है वो कहाँ से आया है, यहीं से आया है। तो Q1 प्लस Q2 दैट इज 3 × 10⁻⁴ कूलम, वो यही वाला होगा। और एग्जैक्टली अब ये क्या हो जाएगा, अगर इस पे चार्ज Q1 है तो इस पे क्या हो जाएगा, -Q1 -Q2 इसको करेंगे। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो यहां से आप ऐसा भी कर सकते हैं Q2। अब इसका नेगेटिव प्लेट इधर इससे जुड़ा, अब इस पे चार्ज और इस पे चार्ज दोनों का नेगेटिव प्लेट आपस में क्या किया है, आइसोलेटेड है। तो सिंपल सा बात है कि Q2 पे चार्ज जो होगा, मतलब Q3 पे जो चार्ज होगा वही चार्ज इस पे आया होगा, चार्ज का सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो Q3 प्लस Q2 Q1 इस पे क्या हो जाएगा, 3.6 × 10⁻⁴ कूलम। अब 2 इक्वेशन आ गया। अब एक इक्वेशन और ले आते हैं, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। तो क्या हुआ, इसका जितना चार्ज है वो इस पे आया, तो यानी कि टोटल चार्ज क्या होगा, अगर इस पे जितना भी चार्ज है, चार्ज का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो Q1 प्लस Q2 दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁴। अब इसका जो चार्ज है नेगेटिव प्लेट का वो यहाँ पे आएगा। तो क्या हो जाएगा, Q3 इसका Q3 और इसका Q1 दोनों को अगर ऐड करेंगे तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज तो बराबर ही रहेगा। यानी कि क्या हम लगा रहे हैं यहाँ पे, चार्ज कंजर्वेशन। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, चार्ज कंजर्वेशन। तो क्या हो रहा है, चार्ज कंजर्व है, तो जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में भी रहेगा। तो इसका पॉजिटिव प्लेट के साथ था, तो Q1 प्लस Q2 दैट इज 3 × 10⁻⁴। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका Q3 और इसका Q1 दोनों का चार्ज। अब एक और इक्वेशन चाहिए, तो एक और इक्वेशन हम कहाँ से हर बार लाते हैं, लूप लॉ से। तो इस पॉइंट को A ले लीजिए, इस पॉइंट को B ले लीजिए। तो A B तो था ही, अब इस पॉइंट को C ले लीजिए और इसको आप D ले लीजिए। तो इसमें लूप लॉ लगाइएगा, A B C D और फिर वापस से A। तो इस लूप लॉ को हम लगाएंगे तो एक इक्वेशन आपका ये आ गया, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, और ये यहाँ से हमारा थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। तो क्या होगा, जैसा कि आपको पता है Q बराबर क्या हम यूज करते हैं, CV। तो V दैट इज इक्वल टू Q/C। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसका पॉजिटिव प्लेट मिला, तो चार्ज क्या है इस पे, Q1, और उसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड। फिर इधर से Q1 से यहाँ से पहुंचे A से B और इस पॉइंट पे पहुंचे तो इसका नेगेटिव प्लेट मिला, तो नेगेटिव प्लेट मिला तो क्या हो जाएगा, Q3, और इसका कैपेसिटेंस क्या है, दैट इज 2 माइक्रोफेराड। अब इधर से आते हैं तो इसका फिर नेगेटिव प्लेट मिला, तो नेगेटिव प्लेट मिला तो क्या हो जाएगा, इस पे चार्ज कितना है, Q2 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस दैट इज 3 माइक्रोफेराड। अब ये हो जाएगा क्या, एक पॉइंट से A से वापस से ही A पॉइंट पे आए तो टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल दैट इज 0। यही तो आपका लूप लॉ है। तो 3 इक्वेशन आ गया, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। अब विद द हेल्प ऑफ, अब ये तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा आपका, Q2 आ जाएगा और Q3 आ जाएगा। और आपसे सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो क्या होता है, हाफ CV²। तो इस बार पोटेंशियल B बदल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इस पे अगर Q1 का वैल्यू आपका आ गया तो आपको पता है Q बराबर, आपको अगर पोटेंशियल चाहिए तो V बराबर क्या होता है, Q/C, Q1/2 कर देंगे तो इस पे पोटेंशियल भी आ जाएगा। पोटेंशियल आ जाएगा
तो पहले इस पे पोटेंशियल क्या था, कुछ नहीं था, तो जीरो था। तो अब इसमें कुछ बचा नहीं है, बस इस इक्वेशन को हम इजी कर लेंगे। तो इसको अगर हम ध्यान से इस इक्वेशन को अगर इजी करने का कोशिश करें, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। क्या क्या किए हम अब तक, तो चार्ज कंजर्वेशन हम लगाए, चार्ज कंजर्वेशन, वी यूज द चार्ज कंजर्वेशन। इसका पॉजिटिव प्लेट इसके पॉजिटिव प्लेट से हुआ, तो जितना चार्ज इस पे होगा, चार्ज क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज क्रिएट थोड़े ना होगा। तो जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में भी रहेगा, तो इसका चार्ज क्या होगा, ये रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। और वो रीडिस्ट्रीब्यूट क्यों होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो चार्ज इधर से उधर होगा, तो चार्ज क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो इस पे जितना भी चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे था वही वाला इस पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। इस पे चार्ज Q2 है और इस पे चार्ज Q1 है, तो दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, वही जो पहले था। और इसके नेगेटिव प्लेट इसके नेगेटिव प्लेट से है, तो इस पे कितना चार्ज था, जितना चार्ज है, तो दोनों का सम करेंगे तो नेट चार्ज तो वही होगा, यानी ओवरऑल चार्ज तो कभी क्रिएट नहीं होगा। अब क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, वही आपसे पूछा है। तो यहाँ से Q1 का वैल्यू, अब इसको यूज अगर करते हैं तो यहाँ से आपका क्या आ गया, इस इक्वेशन को अगर हम यूज करते हैं तो सारा माइक्रोफेराड है, तो माइक्रोफेराड कॉमन लेके हम उड़ा देते हैं, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, Q1/2, सारा में माइक्रोफेराड है तो माइक्रोफेराड लेके हम यहाँ से इसको हम क्या कर लेंगे, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे आपका 2 है, इसमें आपका क्या दिया हुआ है, दोनों आपका 2 ही माइक्रोफेराड है। हाँ, तो यहाँ से Q1 माइनस Q2, यहाँ भी आपका 2 हो जाएगा, माइक्रोफेराड कॉमन ले लिए, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, Q2/3 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 6 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप करें तो इसको अगर यूज करें तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको राइट साइड ले लेते हैं, या यहीं पे 6 करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 3Q1 माइनस 3Q3, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2Q2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका एक इक्वेशन आ गया, 3Q1 माइनस 3Q3 माइनस 2Q2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन आ गया। बाकी 2 इक्वेशन को हम, तो क्या हो जाएगा, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। तो क्या करेंगे हम, सॉल्विंग, आफ्टर सॉल्विंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को हम यूज करेंगे। तो यहाँ से आपका Q1 का वैल्यू आ जाएगा 90 × 10⁻⁻6 कूलम। Q2 का आ जाएगा आपका 110 × 10⁻⁻6, यानी कि सारा आपका क्या आ जाएगा, माइक्रोफेराड। यानी एक आ रहा है आपके, इस पे जो चार्ज आएगा वो 90 माइक्रो कूलम का इस पे चार्ज आ जाएगा, और Q2 का वैल्यू आपका आ जाएगा 210 माइक्रो कूलम इस पे, और Q3 का आपका आ जाएगा 150 माइक्रो कूलम का चार्ज। तो तीनों चार्ज आपका आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, लास्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बताइए इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ CV²। तो अब इनिशियली में तो ये कनेक्टेड नहीं था, तो क्या हो जाएगा, इनिशियली आपका हो जाएगा इसका हाफ कैपेसिटर है, और इसका वोल्टेज भी आपको दिया हुआ है, और फिर इसका भी यूज कर लीजिएगा हाफ CV²। तो C1² V1² C1 V2 का स्क्वायर, तो ये इनिशियली हो जाएगा। और लास्ट में आपको अगर इस पे ये देखना है कि आप फिर लास्ट में फिर यही फॉर्मूला फिर यूज करेंगे, ये क्या है, एनर्जी इनिशियल, और फिर आपको क्या चाहिए, एनर्जी फाइनल। फिर हम यूज करेंगे हाफ C1² V1² हाफ C2 V2² हाफ C3 V3²। ये यूज करेंगे, क्योंकि इसका भी तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा। अब इस पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा भाई, तो V दैट इज इक्वल टू Q, Q क्या है 90 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय 2, तो इस पे कितना आ जाएगा, सिंपल सा बात है, ये आपका 45 आ जाएगा, 45 वोल्ट आपका आ जाएगा, सिंपल सा बात है 45 वोल्ट इस पे
आपका क्या आ जाएगा, V दैट इज 45 वोल्ट। इस पे कितना था 100, इस पे 45, इस पे 180, तो सारे पे अलग अलग आपका वोल्टेज आ गया, कैपेसिटेंस पता है, वोल्टेज भी सब पे पता है, तो फाइनल भी आ जाएगा। इनिशियल तो आपको पहले से ही पता था। सो दिस इज